सेंटीमीटर, ये ट्रू वैल्यू उसकी आनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट 1 में स्टूडेंट ए ने जो रिजल्ट शो किया दैट इज 3.93 सेंटीमीटर। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर सेकेंड टाइम और उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सेकेंड टाइम फिर से वो एक्सपेरिमेंट किया, और सेकेंड टाइम में उसी एक्सपेरिमेंट को जब किया तो रिजल्ट उन्होंने शो किया 3.95 सेंटीमीटर। इन दोनों का एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है भाई? 3.93, 3.95, एवरेज कितना हो जाएगा? 3.94 3.94 सेंटीमीटर। दिस इज द एवरेज वैल्यू एंड दिस इज द ट्रू वैल्यू। अब हमें बताना है कि स्टूडेंट ए ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो कंक्लूजन दिया, इसको मैं क्या कहूँ? प्रिसाइज कहूँ, एक्यूरेट कहूँ, क्या कहेंगे? इस रिजल्ट को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? This is precise but not accurate. वेरी गुड, दिस इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज बिकॉज दोनों जो रिजल्ट हैं वो काफी क्लोज हैं, बट इट इज नॉट क्लोज अप टू दिस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है? कि जो स्टूडेंट ए है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। जो स्टूडेंट ए हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर हो जिसकी वजह से वो ट्रू वैल्यू तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब सारे प्रोसेस को बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। तो इट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ओके, नाउ स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी ने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम किया तो उन्होंने रिजल्ट शो किया इट इज 3.94 सेंटीमीटर। उसी एक्सपेरिमेंट को फिर दोबारा से किया, इट इज 4.05 सेंटीमीटर। जरा एवरेज बताओ कितना आ जाएगा? हम कह लेते हैं ये 3.99 सेंटीमीटर। 3.9. तो अब ये बताइए, अब जरा बताइए, ये जो रिजल्ट हम शो कर रहे हैं स्टूडेंट बी का, इसको मैं क्या कहूंगा? Not precise but accurate. नॉट प्रिसाइज Not बट precise Accurate भी नहीं है. and not accurate. दोनों ही नहीं है. Neither precise nor accurate. बिल्कुल ठीक है ना। तो ये प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा जो हमने डिसीजन लिया वो क्यों लिया? बिकॉज एक्यूरेसी इज ऑलवेज विथ प्रिसीजन। एक्यूरेसी हमेशा प्रिसीजन के साथ होती है, ठीक है। अब अचानक से ऐसा नहीं हो सकता है कि रिजल्ट एकदम क्लोज आ जाए। देखो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये स्टूडेंट जो है एक बार 3.94, एक बार 4.05, देयर इज अ लार्ज गैप। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि स्टूडेंट अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हैं, सारी सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो सीरियस नहीं है, काफी गैप है। और बाई चांस इसका एवरेज 3.99 क्लोज टू द 4 हो गया, बट इट इज नॉट सेज इट इज एक्यूरेट। तो हम कहेंगे नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट बिकॉज एक्यूरेसी इज ऑलवेज विथ प्रिसीजन, ठीक है। अब ऐसा एक स्टूडेंट लेते हैं सी। नाउ स्टूडेंट सी, नाउ द स्टूडेंट सी फर्स्ट जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने रिजल्ट शो किया इट इज 3.99 सेंटीमीटर। सेकेंड टाइम रिजल्ट किया 4.01 सेंटीमीटर, and the average of these two calculations are, what's about student C? Both precise and accurate. It is both precise and accurate. Very good. तो देखो precision is always with accuracy is always with precision. तो accuracy के साथ हमें precision भी चाहिए।
तो आई थिंक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लीजिए मैं एक मेजरमेंट करता हूँ, एक पीस ऑफ पेपर और वी कैन से कुछ मैंने आर्टिकल लिया और मुझे कहा गया कि इसकी लेंथ कितनी है ये मेजर करना था। एक कोई आर्टिकल है, इसका लेंथ मेजर करना था, तो मैंने क्या किया, इसके साथ में एक मेजरिंग स्केल लगाया, यहाँ स्केल ऐसा लगा हुआ था, और स्केल को इसके साथ में यहाँ लगा करके देखा कि यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, एंड वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस इज 12.5 सेंटीमीटर। जस्ट 1 मिनट। अब मैंने एक इसको रिप्रेजेंट किया 12.5 सेंटीमीटर, तो इस रिजल्ट को फर्स्ट जो मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है एंड 5 लिखा है, these digits are certain, 1 and 2 and 5, but this last digit it is always uncertain। ये जो लास्ट डिजिट होता है किसी भी एक्सप्रेशन का, जो सबसे लास्ट डिजिट होता है, दिस डिजिट इज ऑलवेज अनसर्टेन, बिकॉज इस 5 के आगे 12.51 था या 12.52 था या 12.55 था या 57 था, ये कितना था हमें नहीं पता। इसका मतलब प्लस माइनस इसके अंदर 0.01 का, इसके आगे एक डिजिट के आगे यहाँ कितना डेसिमल प्लस है, इट मीन्स प्लस माइनस 1.01। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये जो लास्ट डिजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, लास्ट डिजिट क्या है हमेशा? Uncertain. Uncertain. अनसर्टेन। तो बाकी सभी डिजिट्स हैं वो सर्टेन डिजिट्स हैं। अब इन सभी डिजिट्स को टोटल हम ले लें कि हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव सर्टेन विथ लास्ट अनसर्टेन, इन सबको मिलाकर के कहते हैं दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, मीनिंगफुल वैल्यूज। इट मीन 1, 2 and 3, we have 3 significant figures in this expression। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स या भी कैसे कुछ पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, एक बार माइक चेक कर लीजिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट रूल की फॉर्म में हम लोग कंसिडर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपसे कहा जाए कि 123.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4 significant. 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हमने कहा 23.231 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 5. 5. 5 सिग्निफिकेंट में, ठीक है। हमने कहा 2.32149 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 6. ठीक है। इट मीन्स ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, जो फर्स्ट नॉन जीरो होता है उससे पहले जितने भी जीरो लगा रखे हैं सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हम कहते हैं 0 प्रेजेंट
to the left side of first non-zero digit. 0 present to the left side of first non-zero digit are non-significant. फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जितने जीरो लगते हैं लेफ्ट साइड के अंदर वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, बिकॉज वो जो जीरो लगाते हैं वो केवल उस डेसिमल प्लेस की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ आपको एक क्वेश्चन में कि 0.15 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 2. 0.015 सेंटीमीटर, 0.0015 सेंटीमीटर 2. and 0.00015 सेंटीमीटर 2. अब ये जो जीरो आप यहाँ लगा रहे हैं वो जीरो क्या है? इस डेसिमल प्लेस की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको कहा जाए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट डिजिट को इसको क्या लिखेंगे साइंटिफिक? 1.5 into 10 raised to power minus माइनस 4. फर्स्ट वाले को अच्छा फर्स्ट -1 -1। अब सेकंड वाले को लिखना है, इसको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 1.5 into 10 raised to power -2। Similarly for third 1.5 into 10 to the 10 power raised to power -3. -3, and for last 1.5 into 10 to the power -4. 1 2 3 and 4, ठीक है, -4। इसका मतलब इन सब के अंदर जो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इन सब के अंदर ये सभी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहले वाले जो जीरो है वो केवल इस डेसिमल प्लेस की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में आ रहे हैं। ये पॉइंट याद आया आप लोगों को? yes sir. ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3। अब हम पॉइंट नंबर 3, अब अगर नॉन जीरो के बीच में, इन बिटवीन नॉन जीरो को जीरो लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है, एंड इट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट, तो हम लिखते हैं 0 प्रेजेंट in between non-zero digits are significant। नॉन जीरो के बीच वाले जितने जीरो होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब अगर यहाँ पूछा जाए कि 1.05 सेंटीमीटर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। अब हमने लिखा 2.007 सेंटीमीटर, हाउ मेनी? 4। अब आपने लिखा यहाँ पर 203.7, हाउ मेनी? 4 तो नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो है वो सारे के सारे, तो लेफ्ट साइड वाले नॉन जीरो वाले थे वो नॉन सिग्निफिकेंट थे, बीच में थे वो सिग्निफिकेंट थे। अब आते हैं राइट साइड में। अब जितने जीरो राइट साइड में लगे हुए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 को लिखा, पॉइंट नंबर 4 लिखा 0 at the end or
right side of a number are significant provided they are on the right side of decimal point. They are on the right side of the decimal point. राइट साइड में जितने भी जीरो हैं उनको आप सिग्निफिकेंट कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर ये पूछा जाए यहाँ पर 3.00 centimeter, how many significant figures are there? How many? 3. 3. ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछा 0.06060 सेंटीमीटर। 4. इस वाले में देखो सारे कोई केस आ गए। इस वाले में जो फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाले हैं, क्या ये दोनों काउंट कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं। अब इन बिटवीन वाला जीरो है उसको काउंट कर रहे हैं। Yes, sir. Yes. ये राइट साइड वाला जीरो उसको काउंट कर रहे हैं। तो वी हैव 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर डेसिमल प्लेस नहीं हो, जैसे अगर मान लो आप एक एग्जांपल लिखते हैं 200 और इसमें डेसिमल प्लेस नहीं लगा रखा है, तो क्या आप इसको राइट साइड वाले जीरो को कंसिडर करेंगे? No. Yes. Sir. No, sir. क्या मैं इसको No. 2 into 10 10 नहीं? Yes. तो 1. देयर इज 1। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 200 डॉट, अब डॉट अकेला तो नहीं रहता, चलो मैं आगे ठीक है डॉट कंसिडर करता हूँ, जीरो करता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा? नाउ हाउ मेनी? 1 2 3 एंड 4। तो डॉट वहां पर मतलब डेसिमल प्लेस इज मैंडेटरी। अगर डेसिमल प्लेस नहीं है तो राइट साइड वालों को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट डेसिमल प्लेस शुड बी देयर। अच्छा, कोई काउंटेबल ऑब्जेक्ट हो, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एग्जैक्ट नंबर, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर Excuse me, sir. यस सर तो ये 200 में से सिग्निफिकेंट फिगर एक 2 ही होगा? 2 मतलब हाँ ये दिस वन, मतलब इसको कहेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर ना, 1 डिजिट। ओके सर। अच्छा, अभी ये पॉइंट नंबर 4 था, ठीक है। अब हम कहते हैं पॉइंट नंबर 5, अगर कोई काउंटेबल ऑब्जेक्ट है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसका एग्जैक्ट नंबर है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो सकते हैं? Infinite. इनफाइनाइट। तो हम कहते हैं एग्जैक्ट नंबर ब्रैकेट में लिखा काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स can have infinite number of significant figure. जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट रखा, हमें 4 चॉकलेट दे दी, डेयरी मिल्क, तो हम काउंट कर सकते हैं ना कि हमारे हाथ में कितनी चॉकलेट है। कितनी है भाई? 4. 0 है। किसी के हाथ में है क्या? चलो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 4 चॉकलेट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर 4.0 चॉकलेट का है। अब लिखे 4.00 चॉकलेट का है, 4.000 चॉकलेट का है, या और कितने भी पसंद आए उतने जीरो लगाते जाए। तो
ये जो जीरो लगाते हैं ये तो आप कितने भी लगा सकते हैं, काउंटेबल ऑब्जेक्ट है एग्जैक्ट नंबर काउंटेबल, तो इसको कितने जीरो लगा सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट। अब जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट वाला केस है, इसमें कितने काउंट कर रहे हो आप, 2। 2, सेकेंड वाले में 3, 3, देन 4, देन 6, 5 एंड सो ऑन। तो ये अप टू इनफाइनाइट आप इसको लिख सकते हैं। सबका मीनिंग वही होगा ना कि 4 चॉकलेट्स हैं। अब आप कितने भी जीरो लगाते जाए वो क्या होते जाएंगे, अप टू इनफाइनाइट। अब ये तो था मैक्सिमम। अगर पूछा जाए मिनिमम कितने हैं उसके अंदर, हाउ मेनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 2, 2। मिनिमम कितने हैं, मिनिमम जितने वो डिजिट के अंदर है, मिनिमम इट मे बी, मिनिमम इस वाले केस में 1 होगा। सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ 12 चॉकलेट, 12 चॉकलेट्स, 12 में कितने हो जाएंगे फिर 2, 2। 2, तो जितने उस डिजिट में है उतने मिनिमम हो जाएंगे। यहाँ इस केस में आप मिनिमम इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमने किए, मैं इसको समराइज करता हूँ। नॉन जीरो जितने भी डिजिट्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, लेफ्ट साइड वाले हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है, बीच में जितने प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, significant, सिग्निफिकेंट। राइट साइड में है वो सारे सिग्निफिकेंट है लेकिन डेसिमल प्लेस होना जरूरी है। और अगर कोई काउंटेबल ऑब्जेक्ट हो तो उसमें मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ infinite, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक पॉइंट ये, यस, 100 चॉकलेट्स है तो हम उससे कितना ले सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? बेटा आपकी आवाज चॉकलेट से पहले क्या कहा था वो सुनाई नहीं दिया, एक बार दोबारा रिपीट करना। अगर सर 200 चॉकलेट्स है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, 200 चॉकलेट्स हैं आपके पास में, तो 200 के बाद 0 0 0 0 0, तो काउंटेबल चौक जो आ रहे हैं वो आपके पास कितने हैं, सर इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसके अंदर मैक्सिमम तो इनफाइनाइट मैक्सिमम तो हो ही गए, लेकिन अब ये जो 200 है उसको और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप उसको क्या करें, आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख करके देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मुझे कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसको मैं राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ती है, तो बताओ राउंड ऑफ करने के लिए क्या रूल, क्या पॉइंट यूज करते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए क्या पॉइंट कंसिडर करते हैं हम लोग, कि The last अगर uncertain digit जो होती है वो 5 से प्लस होगी तो हम राउंड ऑफ में 1 ऐड कर देंगे आगे वाले में। देखो, जो राइट मोस्ट डिजिट जिसको मुझे रिमूव करना है, जिस डिजिट को रिमूव करना है, अगर वो डिजिट लेस देन 5 है, the digit which is to be removed, it is less than 5, then it will be no change। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डिजिट लिखा है 12.32 सेंटीमीटर, और मुझे इस रिजल्ट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब आप कितना रखेंगे, माइक म्यूट करें, किसी का ओपन है, 1 2 एंड 3। इसका मतलब जिस डिजिट को मुझे रिमूव करना है वो है 2, राउंड ऑफ करना है 2। अब वो जो 2 करना है वो वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है, इसलिए रिजल्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन 12.3 सेंटीमीटर। तो ये जो टू बी रिमूव था वो लेस देन 5 था, इसलिए हो गया 12.3 सेंटीमीटर। अब अगर मान लो यहाँ पर आप कहते हैं जो डिजिट जिसको रिमूव करना इट इज ग्रेटर देन 5, तो इट विल बी इंक्रीज बाय 1। अब ये बाय 1 कौन इंक्रीज हो रहा है, जो उससे जस्ट पहले वाला है, पहले वाला है, मतलब अगेन मेरे पास काउंट मैंने क्या लिया 12.3
12.37 सेंटीमीटर। अब आप 12.4. 12.5, तो जो डिजिट सिग्निफिकेंट हमें राउंड ऑफ करना, इट विल बी 4 एंड दिस विल बी 7 एंड इट इज मोर देन 5। तो अब आप इसको क्या लिख रहे हैं? 12.4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना वो एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है, एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है, तो क्या होगा? 5 है तो क्या होगा? उससे पहले वाला डिजिट जो 5 है उससे प्रीसीडिंग नंबर, अगर वो प्रीसीडिंग नंबर इवन नंबर है तो नो चेंज, और उससे प्रीसीडिंग नंबर ऑड नंबर है तो इंक्रीज बाय 1। अब समझना मैंने यहां पर लिखा 12.25 सेंटीमीटर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अरे भाई माइक म्यूट रखिए। जो डिजिट 12.2 सर। ठीक है, अब जो डिजिट मुझे राउंड ऑफ करना है वो है 5, उससे प्रीसीडिंग नंबर इट इज इवन नंबर, Even. ये इवन नंबर है, तो रिजल्ट शुड बी रिप्रेजेंट एज 12.2 सेंटीमीटर। 12.2. बट इफ इन माय क्वेश्चन 12.35 सेंटीमीटर, 12.4। 12.4. 12.4। 12.4, तो जो यहाँ पर ये डिजिट राउंड ऑफ करना उससे पहले ये ऑड नंबर है, देन इट विल बी इंक्रीजेस बाय 1, तो इट विल बी 12.4 सेंटीमीटर। तो ये 5 वाला केस मतलब इक्वल टू एग्जैक्टली 5 वाला केस समझ में आया आपको? लेस देन 5 है नो चेंज, मोर देन 5 है इंक्रीज बाय 1, इक्वल्स टू 5 है अगर इवन नंबर है तो नो चेंज, ऑड नंबर है तो इंक्रीज बाय 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे रिजल्ट्स जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शंस हैं, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के केस में रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड इन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? लिखो, देखो मैंने लिखा यहाँ पर एडिशन addition and subtraction of significant figures. Addition and subtractions of significant figures ये माइक म्यूट करें जरा प्लीज। एडिशन सब्ट्रैक्शंस के रिजल्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को आप प्रेजेंट करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखिए कैसे, तो हमने लिखा यहाँ पर रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन should be reported in minimum number of decimal places। अगर एक कैलकुलेशन आपके सामने रखी जाए 11.1
1 centimeter, 1.23 centimeter and 1.234 सेंटीमीटर। इन सबको आपको ऐड करना है। जब एक बार ऐड करो तो टोटल एडिशन का क्या पार्ट आ रहा है, कितना आ रहा है? 13.6 13 पॉइंट नहीं, टोटल कितना आ रहा है? 13.564 13.564। ये तो कैलकुलेशन आई। अब इसके रिजल्ट को मुझे रिप्रेजेंट करना है मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इन केस फर्स्ट में डेसिमल प्लेस है 1, यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए? 1 मिनिमम हो गए 1। अब मुझे 1 डेसिमल प्लेस में रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब यहाँ तक। तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो डिजिट कौन सा है? जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो डिजिट कौन सा है? 5 वो डिजिट आपके पास है, राउंड ऑफ करना है वो 6 है। 6 को राउंड ऑफ करना है तो इट इज मोर देन 5। तो लास्ट डिजिट विच इज इंक्रीज बाय 1 इट विल बी 13.6 30.6 सेंटीमीटर। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर करना है तब तो आप क्या करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड इन, किस में रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बिल्कुल ठीक है, लेस नंबर या मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर result should be reported in minimum number of significant figures. Result should be reported in minimum number of significant figures. अब अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कैलकुलेशन की टर्म में, तो बताना मुझे रिजल्ट क्या लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा 6.02 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई किया 4.00 और डिवाइड किया 4.0 इंटू 10⁻20। इसका आंसर हमें क्या लिखना पड़ेगा?
6 into 10 raised to power 3. अच्छा, पहले बताओ फर्स्ट जो डिजिट है इसके अंदर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? इस वाले में Three. कितने हैं? 3. इस वाले में आपने काउंट किया 3, 3 इस वाले में 3, 3 इस वाले में 2 2। इसका मतलब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आपके पास आगे कितने हैं? 2। अब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखो कैलकुलेशन में हमारे पास ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आप लिख रहे हैं 6.02 इंटू 10⁻⁴, ऊपर 23 था, नीचे से माइनस का 23 बच गया 3। अब इसको मुझे हाउ मेनी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है, इसका मतलब ये राउंड ऑफ करना है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 6.0. 6.0. 6.0 इंटू 10⁻³ तो 15 3। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला ये पार्ट आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आज नहीं कर पाएंगे, बट आप जल्दी से अपने मॉड्यूल्स को कलेक्ट कर लेना सो दैट क्वेश्चंस जो भी हैं एक्सरसाइज के अंदर वो आप के साथ शेयर करके पेज नंबर बता के आपको पूछ लिया जाए। तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है आपको? yes sir. यस सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बहुत फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक जो कुछ पॉइंट्स है। अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज सब लोग। एंड इट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ऑल्दो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई स्कोप ना रहे, इसलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सो दैट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कोई बताएगा सबसे फर्स्ट जो लॉ है इसके अंदर कौन सा होता है? कोई भी बता सकते हैं? Law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी गुड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑल्दो किसी साइंटिस्ट का नाम इसके साथ अटैच्ड है, कनेक्टेड है कि